हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो आज वीडियो में हम क्लास 10वीं की जो लोकतांत्रिक है सामाजिक विज्ञान में, उसमें हम आज पांचवा जो अध्याय है उसको प्रारंभ करेंगे। तो चैप्टर का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, तो जन संघर्ष आंदोलन जो चौथा अध्याय है, हम उसको बहुत डीपली तरीके से किताबों को रीड करेंगे। ठीक है, किताब को उठा लीजिए और रीड करना चालू कर दीजिए। यहाँ आते हैं हम परिचय में। तो और पिछले अध्याय हमने पढ़ा कि लोकतंत्र सत्ता की बंटवारा क्यों जरूरी है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि लोकतंत्र में सत्ता की बंटवारा करना क्यों जरूरी है, और सरकार अलग अलग विभिन्न प्रकार के सामूहिक जैसे सत्ता की हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हमने पिछले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वस्थ नहीं है, अपने ऊपर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से मुक्त नहीं रह सकता। लोकतंत्र में अमूमन हितों में नजरियों का टकराव चलता रहता है। हितों और नजरियों के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति गठित कर तरीके से होती है। जिसके पास सत्ता होती है उसके परस्पर विरोधी मांगों और दबाव के संतुलन बैठाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या होता है कि इसमें जो है अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सत्ता की बंटवारा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सरकार जो है अलग अलग सामूहिक रूपों से सत्ता की हिस्सेदारी करते हैं ना। तो तो उसके बाद जो है देखेंगे आगे हम। तो यहाँ आता है कुछ संघर्ष के बारे में। नेपाल और बोलीविया में जन संघर्ष। देखिए, ये जो है बोलीविया बोलीविया नेपाल और बोलीविया में जन संघर्ष क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम। क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत कथा याद है? पोलैंड की हमने इसके बारे में अध्याय कक्षा 9 में पुस्तक में अध्ययन पढ़ा था। आप कक्षा 9 के अध्ययन में अब जाएंगे। ठीक है, तो पोलैंड के लोकतंत्र की जीत की इसमें कथा दिया गया है क्लास 9 में। ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा। यह कहानी हम लोकतंत्र की रचना की जनता की भूमिका की याद दिलाती है। आइए हम इस दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें लोकतंत्र सत्ता का इस्तेमाल कैसे करती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। अब देखिए, नेपाल आप जानते हैं कि जो है नेपाल एक बहुत प्रसिद्ध देश है इस समय। तो नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन जो है, यहाँ बात करेंगे कि सन 2006 ईस्वी में अप्रैल के माह में नेपाल एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद होगा कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देश में एक है, जहां लोकतंत्र में 1990 के दशक में कायम हुआ। लोकतंत्र में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बन रहा, लेकिन वास्तव का सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित के हाथों में था। अत्याधिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इसी कारण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था कि लेकिन शाही खानदान को के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। नेपाल में एक राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक के रूप में निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्हें फायदा उठाया। सन 2005 ईस्वी में फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अप्रदर्श करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया और 2006 को अप्रैल में आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। देखिए, क्या होता है कि 2006 ईस्वी में यहाँ नेपाल में एक लोकतंत्र आंदोलन उठता है, जिसमें जो है वहाँ जो जो पैदाशी जो राजा थे उनको मतलब सत्ता छोड़कर अब जो है जनता के हाथों में सौंप दिया गया, और उस समय एक मतलब जो है शासन का जो बागडोर है वो राजा के हाथ से दोबारा जनता के हाथों में सौंप दिया गया। यानी लोकतंत्र का आंदोलन नेपाल में 2006 में प्रारंभ हो गया था, ये आंदोलन के कारण। देखिए,
संसद बड़ी राजनीतिक पार्टियों में 7 पार्टी आयास, ठीक है, बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया और इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनिश्चितकालीन बंद रूप में ले लिया। देखिए यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, ठीक है। कहानी को अब और पढ़ते हैं। इसमें माओवादी बागी अन्य गठन के साथ के लिए जो लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए, तकरीबन 1 लाख लोग रोजगार एकजुट होकर लोकतंत्र में बहाली की मांग कर रहे थे और लोग इतनी बड़ी तादाद में आगे सुरक्षा बलों की एक चली सकी और 21 अप्रैल दिन आंदोलनकारियों ने संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा के अल्टीमेट दे दिया और राजा को आधे अधूरे मन से कुछ रियायतें देने की घोषणा की और जिसे आंदोलन के नेताओं को स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अड़िग रहे और संसद में बहाल किया जाए और सर्वदलीय सरकार बने तथा नई संविधान का गठन हो, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेट का अंतिम दिन था। इस दिन राजा 3 भागों में मानने के लिए बाध्य थे, जैसे एसएसपी, गिरिजा प्रसाद, कोइराला, अंतिम सरकार। का प्रधानमंत्री चुना, संसद में फिर बहाल हुआ और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए और इस कानून के सहारे राजा के अधिकांश शक्ति वापस ले लिए गए। संविधान सभा में निर्वाचित तौर पर तरीकों को एसपी और माओवादियों के बीच सहमत हुई और 2008 में, आप पढ़ते रहिएगा, 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, ठीक है। और 2015 में ये नए संविधान को अपनाया गया और नेपाल के लोग का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतांत्रिक प्रेम की प्रेरणा का स्रोत बन गया। देखिए, ठीक है। तो ये हो गया नेपाल के बारे में। अब नेपाल में जो है पूर्ण रूप से लोकतंत्र गणराज्य बन गया था, ठीक है, 2008 ईस्वी में और 2015 में एक नया संविधान जो है लिखा गया था इसमें। यहाँ देखेंगे कि बोलीविया का जल शुद्ध युद्ध क्या है। युद्ध नेपाल और पोलैंड की कथा लोकतंत्र की स्थापना अथवा उन्हें पुनर्द्वार की बातें बताती है, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया में लोगों के अपनी पानी निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की दृढ़ता से जनसंघर्ष की अंदरूनी रिश्ता है। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है, ठीक है। आपको बता दें जो बोलीविया है एक अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा जा रही जल आपूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला, ठीक है। और जल की युद्ध बारे में, बोलीविया में जल की युद्ध हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सरकार ने कुछ बाबा शहर से जल आपूर्ति के अधिकार एक बहु कंपनी से बेच दिया। इस कंपनी ने फानम में पानी की कीमत को 4 गुना इजाफा कर दिया और अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक पहुंच चुका था, जबकि बोलीविया के लोग औसत आमदनी 5,000 रुपये महीना था। इसके फलस्वरूप स्वतः जनसंघर्ष भड़क उठा। देखिए, आप कहानी को पढ़ते रहिए बस। सन 2000 में जनवरी को श्रमिक मानवाधिकार कर्ताओं के तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार का ग्रहण किया। इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों तक कायम आम हड़ताल की। सरकार की बातचीत में राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर कुछ
हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू होगा होगा और इस बार पुलिस बकरवादपूर्व दमन किया। अप्रैल में एक ही हड़ताल हुए और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन जनता की ताकत आगे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के अधिकारों को भी शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया और सरकार करार रद्द कर दिया गया और जल पूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कर दी गई। इस आंदोलन में बोलिया के जल युद्ध का नाम से जाना जाता है। देखिए, ये युद्ध जो है पानी के कारण हुआ था। बोलीविया में जो है एक अमेरिका का एक छोटा सा देश है और जो है ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, पानी के कारण से। तो अब ठीक है, आगे देखते हैं लोकतंत्र और जन संघर्ष क्या होता है। ठीक है, लोकतंत्र और जन संघर्ष। लोकतंत्र और जन संघर्ष में इन कथाओं को दो संदर्भ अलग अलग बड़े नेपाल में चले आंदोलन के लक्ष्य का लोकतंत्र स्थापित करना था, जबकि जबकि बोलीविया के जन संघर्ष के निर्वाचित निर्वाचित हम लोग पहुंच गए हैं। नगर न्यायपालिका के जारी हो रहे, लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन होगा तो संस्था में स्वयं विवाद का हिस्सा बन सकती है। ऐसे समाधान की इन समस्याओं को जारी नहीं बल्कि उससे बाहर यानी जनता के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, देखिए कुछ और हेडिंग है यहाँ। लामबंदी का गठन। लामबंदी का गठन क्या होता है? देखिए, आइए हम ऊपर दोनों उदाहरणों को तरफ लौटते हैं और उन गठनों की बात करें जिन पर हम बूते ये संघर्ष सफल हुआ। हमने देखा कि नेपाल में अधिनियतकालीन हड़ताल आवन 7 दलों का गठन यानी एसपीए ने किया था। गठन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके इस गठन जिनके कुछ नए सदस्य संसद में थे, लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ पीछे एसपी का हाथ नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भाग लिया था। इसमें संसदीय लोकतंत्र का विश्वास नहीं था। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध शस्त्र संघर्ष चला रही थी और नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जन संघर्ष के राजनीतिक दलों के अलावा अनेक गठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर गठन और उसे परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया और अनेक देश गठन मसल मूलवासी लोगों के गठन, शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता समूह आंदोलन के साथ समर्थन किया। यही बात देखेंगे पानी का निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला और अगुवाई की राजनीतिक दलों ने भी नहीं की। इस आंदोलन में नेतृत्व फेड्रोकोर नामक गठन किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस गठन में सिंचाई पर निर्भर किसानों पर एक संघर्ष कारखाना मजदूर गठन परिषद कोचाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के शहर को बढ़ती बेघर बच्चों की आबादी समर्थन मिला। इस आंदोलन में सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया और 2006 में बोलीविया के सोशलिस्ट पार्टी सत्ता को हासिल की। तो आप कुछ है इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है बोलीविया का है और नेपाल की 2 कहानियां हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, किताब आप जरूर रीड कीजिएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है।
वह दो कहानियां सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ प्रश्न को देख लेते हैं हम। ठीक है, कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम कि प्रश्न क्या है कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति किस तरह प्रभावित करती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दबाव समूह राजनीतिक दलों को आपसी संबंध का कैसा रूप कैसा होता है, वर्णन कीजिए। आयु क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है।